हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बीए सेकंड सेम के फर्स्ट स्टोरी पिजन्स एट डे ब्रेक रिटन बाय अनीता देसाई, इस स्टोरी के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इस पेज का जो लास्ट का पैराग्राफ है, यहाँ से टेक्स्ट शुरू किया जाएगा। बसु हैड नॉट बीन ऑन द टेरेस फॉर ईयर्स। अब तक की कहानी ये थी कि अखबार के माध्यम से इनको ये सूचना मिल चुकी है आज रात लाइट नहीं आएगी, और इस बात को लेकर बसु चिंतित हो जाते हैं। उनको अस्थमा का दौरा पड़ जाता है, लेकिन उनकी पत्नी मिसिज ओटिमा बसु ये कोशिश करती है कि कैसे भी करके उनके पति को छत पर सुलाया जाए ताकि बाहर की खुली हवा में वो ठीक से सांस ले सके। तो अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। बसु हैड नॉट बीन ऑन द टेरेस फॉर ईयर्स। बसु काफ़ी सालों से छत पर नहीं गया था। While his wife and Bulu led him up the stairs, जब उसकी पत्नी और उनका पड़ोसी बुल्लू, जो कि उनका पड़ोसी थोड़ा सा मंदबुद्धि माना जाता है, उसकी पत्नी और बुल्लू उसको सहारा देकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। होल्डिंग हिम अप, उसको ऊपर खींचते हुए, एंड प्रोपिंग हिम अपराइट, और उसको ऊपर की तरफ खींचते हुए। हॉलिंग हिम अप, उसको ऊपर की तरफ हटाते हुए और उसके ऊपर की तरफ खींचते हुए। बाई देयर शोल्डर्स, उसके कंधों को पकड़कर। एज दो, जैसे कि। ही वर सम लाइफलेस बैग कंटेनिंग समथिंग फ्रेजाइल एंड वैल्यूएबल। उसकी पत्नी और उनका पड़ोसी बुल्लू जब मिस्टर बसु को एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट की तरह, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट की तरह, बैग की तरह, जैसे कि उसमें बहुत कीमती सामान रखा हो, कीमती वस्तु रखी हो जो नाजुक हो, जल्दी से टूट जाती हो, बहुत कीमती और नाजुक चीज़ जैसे कि उस बैग में हो, उस बैग की तरह उसको कंधों से ऊपर की ओर उठाते हुए, ऊपर की ओर खींचते हुए उसको सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे। तब उस समय ही ट्राइड टू थिंक, उस मिस्टर बसु ने सोचने की कोशिश की। When he had last attempted or achieved what now seemed a tortuous struggle up the steep concrete steps to the warped green door at the top. उसने क्या सोचने की कोशिश की? He tried to think when he had last attempted. उसने ऐसा प्रयास आखिरी बार कब किया था? कौन सा प्रयास? ऊपर चढ़ने का। When he had last attempted or achieved, या उसने छत पर पिछली बार कब विजिट की थी, या उसने छत पर जाने का प्रयास कब किया था। What now seemed a tortuous struggle up the steep concrete steps, जो कि अब पत्थरों से बनी सीमेंट से बनी या कंक्रीट से बनी ये जो सीढ़ी हैं, इन पर चढ़ना उसको एक कठिनाई से भरा संघर्ष लगता है, पीड़ाजनक संघर्ष लगता है। टॉर्चरस स्ट्रगल, कठिनाई से भरा संघर्ष उसे प्रतीत होता है। ये प्रयास उसने पिछली बार कब किया था, ऐसा सोचने की वो कोशिश करता है। कंक्रीट up the steep concrete steps to the warped green door at the top. आखिर में जहाँ से सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं, छत शुरू होती है, वहाँ पर एक टूटा मुड़ा सा ग्रीन रंग का दरवाज़ा लगा हुआ है। वहाँ तक चढ़ने का, यानी कि छत पर आने का उसने आखिरी बार प्रयास कब किया था, ऐसा वो याद करने की, सोचने की कोशिश करता है। They had given up sleeping there on summer nights long ago. गर्मियों की रातों में उन्होंने छत पर सोना छोड़ दिया था। दे यहाँ पर आया है इस कपल के लिए, मिस्टर एंड मिसिज बसु के लिए। दे हैड गिवन अप, गिवन अप का मतलब होता है छोड़ देना। उन्होंने छोड़ दिया था स्लीपिंग, सोना, देयर, वहाँ छत पर, ऑन समर नाइट्स, गर्मियों की रातों में वहाँ उन्होंने छत पर सोना छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही। नॉट सो मच ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, और छत पर सोना जो उन्होंने छोड़ दिया है, इसका कारण ये नहीं है कि उनकी एज ज़्यादा है, उनकी बूढ़ी उम्र हो गई है, या बुढ़ापा के कारण वो फिजिकली वीक हो गए हैं। नॉट सो मच ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, बूढ़ा होने की वजह से नहीं छोड़ा उन्होंने, और वीक नीज, कमज़ोर घुटने होने की वजह से नहीं छोड़ा उन्होंने छत पर चढ़ना। एक्चुअल में रियली, वास्तविकता में क्या प्रॉब्लम थी, बट बिकॉज ऑफ देयर परपेचुअल क्वारल्स विद देयर नेबर्स ऑन द नेक्स्ट टेरेस, उनके छत से जो आगे वाली छत थी, उनसे मिलती जो छत थी दूसरे मकान की, जो वो उनके पड़ोसी थे, उन पड़ोसियों के साथ इनका परपेचुअल होता है कंटिन्यूसली, लगातार, क्वारल्स, झगड़ा। उनके पड़ोसियों के साथ, जो पड़ोसी उनके छत पर सोते थे आगे वाली छत पर,
उन पड़ोसियों के साथ इनका लगातार झगड़ा हुआ करता था, तो इस वजह से इन्होंने छत पर सोना छोड़ दिया था। बिकॉज ऑफ देयर परपेचुअल क्वारल्स, उनके लगातार झगड़े की वजह से। झगड़ा किसके साथ? विद दी नेबर्स, पड़ोसियों के साथ। ऑन द नेक्स्ट टेरेस, जिनकी आगे वाली छत थी। सेपरेटेड फ्रॉम देयर्स, यहाँ पर जो देयर्स आया है मिस्टर बसु की छत के लिए। यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान से देखिए, यहाँ पर टेरेस का यानी कि रूफ का जिक्र हो रहा है, तो THEIR, आर के बाद S जो लगा है, इसका मीनिंग है देयर रूफटॉप या देयर टेरेस, यानी कि उनकी छत। सेपरेटेड फ्रॉम देयर्स, जो दोनों की छत थी, मिस्टर बसु की और उनके पड़ोसियों की छत, इन दोनों के बीच में क्या था? बाई ओनली ए ब्रोकन वुडन ट्रेलिस, केवल एक लकड़ी से बनी छोटी सी जाली लगी थी, यानी कि दोनों की छत के बीच में कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई वॉल नहीं थी, कोई किसी प्रकार का सेफ्टी पर्पज से कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया था। जो दो छत मिल रही थी, एक छत तो है मिस्टर बसु की, साइड में जो मकान है उसकी छत, और इस बसु की घर की छत में बीच में कोई प्रोटेक्शन नहीं किया गया, बल्कि क्या था? एक छोटी सी क्या थी? वुडन ट्रेलिस, एक लकड़ी से बनी छोटी सी जाली थी। सेपरेटेड होता है अलग करना, जुदा करना, गैप करना। सेपरेटेड फ्रॉम देयर्स बाई ओनली ए ब्रोकन वुडन ट्रेलिस, जो छत इनकी छत से, बसु की छत से लकड़ी की टूटी सी जाली से बस अलग की गई थी, यानी कि वो दोनों छत मिल रही थी आपस में, बीच में कोई बाउंड्री नहीं थी। वो जो मिलती हुई छत थी, सटी हुई छत थी, जिसके बीच में केवल एक लकड़ी की जाली सी लगी थी, तो उस घर के लोगों के साथ इनका लगातार झगड़ा होता था, और इस वजह से उन्होंने छत पर सोना छोड़ दिया था। नॉइजी, इनकॉन्सिडरेट पीपल, झगड़ालू और थोड़े से आप कह सकते हो असामाजिक लोग। एडिक्टेड टू द रेडियो टर्न्ड ऑन फुल ब्लास्ट, वो आदी थे रेडियो को पूरी तेज़ आवाज़ करके सुनने के, वो लोग आदी थे। एडिक्टेड टू, आदी होना, टू द रेडियो टर्न्ड ऑन, रेडियो को चालू करना, ऑन फुल ब्लास्ट, फुल ब्लास्ट का मतलब है पूरी तेज़ आवाज़ में रेडियो को सुनना उनकी आदत थी। एट टाइम्स द मैन हैड बीन ड्रंक, कई बार तो वह आदमी शराब भी पी लेता। एंड ट्रबल्ड एंड अब्यूज्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता और उसको गंदी गालियाँ भी देता। कौन? मिस्टर बसु का पड़ोसी। हु गेव एज गुड एज शी गॉट, और बदले में उसकी पत्नी इतनी अच्छी गालियाँ देती जितनी अच्छी उसका पति उसे देता था। यानी कि पहले शराब पीकर पति गालियाँ देता अपनी पत्नी को, फिर पत्नी भी बदले में उसको उतनी ही अच्छी गालियाँ देती। अच्छी गालियाँ कहने का मतलब उतनी ही गंदी गालियाँ देती। इट हैड बीन इंटॉलरेबल, ये बात असहनीय हो चुकी थी। ओटिमा हैड अर्ज्ड हर हस्बैंड, ओटिमा ने अपने पति मिस्टर बसु से रिक्वेस्ट की। URGED, अर्ज का मतलब है रिक्वेस्ट करना, अर्ज रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म है। ओटिमा हैड थर्ड फॉर्म है। ओटिमा हैड अर्ज्ड हर हस्बैंड, ओटिमा ने अपने पति से रिक्वेस्ट की। नाइट आफ्टर नाइट, हर रात वो उनके झगड़े से परेशान होकर अपने पति से रिक्वेस्ट करती। टू प्रोटेस्ट, कि वो इस बात का विरोध करे, वो गंदी गालियाँ न दे, हम पड़ोस में बैठे होते हैं तो सुनाई देती हैं। व्हेन ही डिड, जब मिस्टर बसु ने अपनी पत्नी की रिक्वेस्ट के बाद प्रोटेस्ट यानी कि उनकी इस झगड़ालू आदत का विरोध करने की कोशिश की। व्हेन ही डिड, जब उसने ऐसा किया। दे हैड ऑलमोस्ट किल्ड हिम, उन्होंने यानी कि पड़ोसियों ने मिस्टर बसु को लगभग मार ही दिया होता। एट लीस्ट दे वुड हैव, वो मार ही चुके होते। हैड दे मैनेज टू क्रॉस ओवर टू दी बसूज, अगर वो बसु की छत पर कूद कर आ गए होते तो वो बसु का मर्डर कर चुके होते। बसूज टेरेस विच दे वर फिजिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग बाई देयर सन्स एंड डॉटर्स, और ऐसा करने से वो उनके बेटे और उनकी बेटी के द्वारा रोक दिए गए थे। अगर उनका बेटा उनकी बेटी उनको ऐसा करने से नहीं रोकते तो वो जो लकड़ी की जाली बनी हुई है दोनों छतों के बीच में, उसके ऊपर से कूद कर वो बसु की छत पर आकर बसु को मार देते। द नेक्स्ट नाइट, जिस दिन ये हंगामा हुआ दोनों पड़ोसियों के बीच, उससे अगली रात, द नेक्स्ट नाइट, दे हैड बीन इवन मोर ऑफेंसिव, ये जो गंदे पड़ोसी थे वो कुछ ज़्यादा ही असामाजिक हो गए थे, ज़्यादा ही सीमाओं को लांघने वाले हो गए थे। ऑफेंसिव होता है अपमानजनक, यानी कि उन्होंने स्थिति और अपमानजनक पैदा की। फाइनली द बसूज हैड बीन फोर्स्ड टू गिव इन, अंततः बसु मजबूर हो गया कि वो झुक जाए और इस बात को सहन कर ले। टू गिव इन का मतलब होता है झुक जाना, शांत हो जाना, हार मान लेना। एंड रिट्रीट डाउन द स्टेज टू स्लीप इन देयर क्लोज्ड एयरलेस रूम अंडर द रिलेंटलेसली टिकिंग सीलिंग फैन, और उन्होंने क्या किया? छत पर सोना छोड़कर क्या किया? रिट्रीट डाउन द स्टेयर्स टू स्लीप इन देयर क्लोज्ड, सोने के लिए वो कहाँ गए? इन देयर क्लोज्ड, उनके बंद, एयरलेस हवा रहित,
रूम कमरे, उनके बंद हवा रहित कमरे में सोने के लिए वो चले जाते हैं। किसके नीचे? अंडर द रिलेंटलेसली टिकिंग, रिलेंटलेसली है यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूसली, बिना किसी आराम के, टिकिंग टिक टिक की आवाज़, सीलिंग फैन, छत वाला जो पंखा होता है, सीलिंग छत को बोलते हैं, सीलिंग फैन छत में लगने वाला पंखा। उन्होंने यानी कि मिस्टर बसु ने और उसकी पत्नी ओटिमा ने हार मान ली और क्या किया उन्होंने? वो छत को छोड़कर नीचे अपने बंद हवा रहित घुटन वाले कमरे में सीलिंग फैन के, जो कि कॉन्टीन्यूसली टिक टिक की आवाज़ करता है, उस आवाज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फैन के नीचे सोने के लिए चले गए। एट लीस्ट इट वॉज प्राइवेट देयर, हाँ कम से कम वहाँ पर प्राइवेसी तो है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू रेस्टलेस नाइट, कुछ बेचैन रातों के बाद, आफ्टर के बाद, द फर्स्ट फ्यू रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब बेचैन होना, मन न लगना, मन से खुश न होना, बेचैनी। फर्स्ट फ्यू रेस्टलेस नाइट्स, तो कुछ बेचैन रातों के बाद, दे वंडर्ड, वो जानकर हैरान थे, हाउ दे हैड एवर पुट अप विद द पब्लिक स्लीपिंग आउटडोर्स, कि किस प्रकार से वो घर से बाहर यानी कि छत पर, रूम से बाहर सोने को सहन कर रहे थे। हाउ दे हैड एवर पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। हाउ दे हैड एवर पुट अप विद, कैसे वो हमेशा से सहन कर रहे थे, किस चीज़ को? द पब्लिक स्लीपिंग, खुले में सोने को, आउटडोर्स बाहर खुले में सोना, एंड इट्स डिस्टर्बेंसेज, और इसकी उलझनों को या इसकी समस्याओं को या इसकी परेशानियों को, कि हम कितने दिनों से यूं ही बिना किसी कारण के हम छत पर सोते पब्लिक में, यानी कि दूसरे पड़ोसी भी छत पर सोते। पब्लिक का मतलब ये नहीं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑन पब्लिक प्लेस, नॉट दिस मीनिंग, बल्कि पब्लिक का मतलब है दूसरे लोगों के बीच में, यानी कि छत पर दूसरे पड़ोसी भी सो रहे हैं, कि हम दूसरे लोगों के बीच में सोने को हम कितने दिनों से यूं ही बेवजह सहन कर रहे थे, और इसकी वजह से जो परेशानियाँ खड़ी होती थी हम उनको भी सहन कर रहे थे। इट्स न्यूसेंस एज ओटिमा कॉल्ड इट इन इंग्लिश, डिस्टर्बेंस के लिए वो एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करती है, न्यूसेंस। इट्स न्यूसेंस एज ओटिमा कॉल्ड इट इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में इसे न्यूसेंस बोलती है, थिंकिंग इट एन इफेक्टिव वर्ड, और उसे ऐसा लगता है, मिसिज ओटिमा को ऐसा लगता है कि डिस्टर्बेंस की बजाय न्यूसेंस एक अच्छा प्रभावशाली शब्द है। दैट हैड नॉट, ही ग्राउंड अलाउड एज दे लेड हिम अप ओवर द लास्ट स्टेप टू द ग्रीन डोर, दैट हैड नॉट बीन द लास्ट विजिट ही हैड पेड टू द रूफ टॉप। सेंटेंस यहाँ से जुड़ेगा आपका, दैट हैड नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि ही इसके बाद आएगा, देखिए सेंटेंस बीच में से निकाल लो, दैट हैड नॉट बीन आएगा, तीसरी लाइन में आइए आप, दैट हैड नॉट बीन द लास्ट विजिट, ये उनकी कोई आखिरी या फिर पिछली जो यात्रा की थी छत पर, सॉरी वो पिछली बार छत पर गए थे, ये कोई उनकी आखिरी विजिट नहीं थी। ही हैड पेड टू द रूफ टॉप, के वो छत पर गए हों, यानी कि जो झगड़ा हुआ था ना, बस उसके बाद ऐसा नहीं है वो कभी नहीं गए थे छत पर, उसके बाद भी गए थे। कहने का मतलब ये है झगड़ा होने के तुरंत बाद उन्होंने छत पर जाना नहीं छोड़ दिया था, काम पड़ने पर वो छत पर गए थे। ही ग्राउंड अलाउड एज दे लेड हिम अप ओवर द लास्ट स्टेप टू द ग्रीन डोर, वह दर्द में कराहता है, ये लाइन बिल्कुल अलग है, ही से लेकर डोर तक, इसका और दैट हैड नॉट बीन का ज्वाइंट तो है बट आपस में मीनिंग के लिए कोई लेना देना नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट हैड नॉट बीन द लास्ट विजिट ही हैड पेड टू द रूफटॉप, इसका मतलब है झगड़े वाली यात्रा उनकी आखिरी छत पर विजिट करने की यात्रा नहीं थी। और इसका बीच वाला सेंटेंस है, इसका मीनिंग ये है, ही ग्राउंड लाउड एज, वह जोर से कराहता है, चिल्लाता है, एज व्हेन, जब, दे लेड हिम अप ओवर द लास्ट स्टेप टू द ग्रीन डोर, हरे रंग के दरवाजे तक जब उसे वो ऊपर खींच कर लेकर जाते हैं तो वह दर्द में चिल्लाया। एज बुलू किक्ड ओपन, एज व्हेन बुलू किक्ड ओपन, किक्ड ओपन का मतलब है लात मारकर खोल देना। एज बुलू किक्ड ओपन द डोर, लात मारकर जब बुलू ने दरवाज़ा खोला। हाफ विटेड ही में भी, वह हो सकता है मंद बुद्धि हो, बट ही वॉज बर्ली टू, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग था। बर्ली हष्ट पुष्ट होना, हट्टा कट्टा होना, लंबा तगड़ा होना। बट ही वॉज बर्ली टू, लेकिन वह हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट भी था। एंड गुड नेचर्ड, और उसका स्वभाव बिल्कुल शांत था, अच्छा व्यवहार था। लाइक सो मैनी हाफ विट्स, जैसा कि अक्सर मंद बुद्धि लोगों का होता है। एंड द सिटी स्काई रिवील इटसेल्फ, अब यहाँ से मीनिंग निकलेगा इसका कि जब उसने लात मारकर दरवाज़ा खोला, वह एज बुलू किक्ड ओपन द डोर, अब यहाँ पर आओ डायरेक्ट, द सिटी स्काई रिवील्ड इटसेल्फ, दरवाज़ा खुलते ही आसमान ने उनके सामने आना था, सामान्य सी बात है, तो आसमान ने खुद को अपने आप उनके सामने रिवील कर दिया।
इन इट्स डर्ट स्वेप्ट ग्रेज एंड माउज ऑन द सेम लेवल विद देम। और उसमें क्या भरा पड़ा था? स्लेटी रंग की जो धूल थी, इन इट्स डर्ट स्वेप्ट ग्रेज, जो स्लेटी रंग की धूल भरी पड़ी थी उस वातावरण में, एंड माउज और कासनिया बैंगनी रंग की, ऑन द सेम लेवल विद देम, यानी कि उनके सिर की ऊंचाई तक, यानी कि कह सकते हो पूरे आसमान में धूल भरा माहौल था। बसु रिकॉल्ड, बसु को याद आया, बसु रिकॉल्ड, बसु याद करता है, हाउ ही हैड टेकन हिज डॉटर चारू सन, कि कैसे वो अपनी बेटी के बेटे को, जिसका नाम चारू है, उस की बेटी है चारू के लड़के को, बाय द हैंड टू शो हिम द पिजन रूस्ट ऑन सो मैनी ऑफ द दरियागंज रूफ टॉप्स, कि कैसे वह अपनी बेटी के बेटे को, उसका नाम निखिल है लड़के का, इसकी बेटी का नाम चारू है, कैसे वह अपनी बेटी चारू के लड़के निखिल को हाथ पकड़कर, बाय द हैंड टू शो हिम, कैसे वह उसका हाथ पकड़कर छत पर लेकर आया था, क्या करने के लिए? टू शो हिम द पिजन रूस्ट। पिजन रूस्ट का मतलब होता है जो लोग कबूतरबाज होते हैं, घर की छतों पर कबूतर को रखने के लिए छोटे छोटे कैबिन से बना देते हैं, तो उसको बोला है पिजन रूस्ट। पिजन रूस्ट कबूतरों के घरों को दिखाने के लिए, टू शो हिम द पिजन रूस्ट ऑन सो मैनी ऑफ द दरियागंज रूफटॉप्स, दरियागंज के एरिया में जितने मकान हैं उन मकानों की छत के ऊपर कबूतरों के लिए रहने के जो छोटे छोटे स्थान बनाए गए हैं, तो उनको दिखाने के लिए कैसे वह अपनी बेटी के लड़के निखिल को कैसे हाथ पकड़कर छत पर लेकर आया था, यह बात उसे याद आती है। बसु रिकॉर्ड, बसु ने याद किया, हाउ ही हैड टेकन, कैसे वह लेकर आया, हिज डॉटर चारू सन, अपनी लड़की चारू के बेटे को, बाय द हैंड, उसका हाथ पकड़कर, टू शो हिम, उसे दिखाने के लिए, द पिजन रूस्ट, कबूतरों के घरों को, ऑन सो मैनी ऑफ द दरियागंज रूफ टॉप्स, दरियागंज के एरिए में घरों के ऊपर बहुत सारे घरों के छत के ऊपर बने थे जो कबूतरों के घर, उनको दिखाने के लिए कैसे वह अपनी बेटी के लड़के निखिल को छत पर लेकर आया। नॉट सो मैनी ईयर्स एगो, ये ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं है। नॉट सो मैनी ईयर्स एगो, बहुत लंबे समय पहले की ये बात नहीं है। एंड पॉइंटेड आउट टू हिम, और उसने इशारा किया था उस छोटे बच्चे की तरफ, पॉइंटेड आउट टू हिम, उसने बच्चे की तरफ इशारा करके उसे दिखाया था, पॉइंटेड आउट टू हिम ए फ्लॉक ऑफ कलेक्टर्स पिजन, जो कबूतरबाज है उसका एक कबूतरों का झुंड था, लाइक सो मैनी सिल्क, जैसे कि रेशमी कपड़े में चमक और वो मखमली होते हैं, ऐसे उस कबूतर के पंख थे। एंड आइवरी फैंज, आइवरी का मतलब वो सफ़ेद थे जैसे कि हाथी का दांत हो, मखमली मुलायम और जैसे कि हाथी के दांत हो, इतने सफ़ेद उन कबूतरों के पंख थे। फैंज यहाँ पर पंख हैं। फ्लर्टिंग इन द स्काई, जो कि आसमान में उड़ रहे थे, यानी कि इस मिस्टर बसु ने अपने जो इसके साथ में बच्चा है निखिल, उस निखिल को पॉइंट आउट करके, इशारा करके दिखाया था कि देखो इन कबूतरों के पंख जैसे कि हाथी के जैसे दांत के जैसे सफ़ेद हों और रेशमी कपड़े के जैसे मखमली हैं। द बॉय, लड़का, हैड वॉच्ड इन साइलेंस, खामोशी से देखता रहा था, होल्डिंग ऑन टू हिज ग्रैंडफादर्स थम्स, अपने नाना जी का अंगूठा पकड़कर खामोशी से देखता रहा था, विद टेंस डिलाइट, बहुत गहन खुशी के साथ। द मेमोरी ऑफ इट, इस घटना की याद, साइलेंस्ड हिज ग्रोन्स, दर्द में जो चिल्ला रहा था मिस्टर बसु वह चुप हो जाता है। इस पल की याद ने, इस यादगार पल जो उसके माइंड में आए, इस पल की खुशी ने, या कहो इस खुशी के जो उसके पल थे उनकी याद ने उसकी करहाटों को खामोश कर दिया। एज दे लोवर्ड हिम ऑन टू द बेड, एज का मतलब है व्हेन, जब, दे का मतलब यहाँ पर कौन कौन है, एक तो मिसिज ओटिमा, मिसिज बसु आप कह सकते हो, और एक बुल्लू, इन दोनों ने। व्हेन दे बोथ लोवर्ड हिम ऑन टू द बेड, जब उन दोनों ने मिस्टर बसु को बेड पर लेटाया। दे हैड अर्लियर कैरिड अप, कौन सा बेड, जो वो बसु के ऊपर आने से पहले ही लेकर आ चुके थे, यानी कि बसु को वो जब ऊपर लेकर आते हैं उससे पहले वो पहले बसु के बेड को लेकर आते हैं। दे हैड अर्लियर कैरिड अप, जो कि वो पहले ही लेकर आ चुके थे। स्प्रेड विद हिज मैनी पिलोज एंड बोलस्टर्स, और जो पिलो और या गोल तकिए उस पर बिछाए गए हैं या उस पर लगाए गए हैं। एंड स्प्रेड विद हिज मैनी पिलोज एंड बोलस्टर्स, और जो यूज़ करता है मिस्टर बसु कई सारे तकिए, गोल तकिए, गद्दी वगैरह जो भी कुशन हैं वो उस पर बिछाए गए हैं। जब उसको वो सीधा उस पर लेटा रहे थे तब उस पर क्या हुआ था, द मेमोरी ऑफ इट साइलेंस्ड हिज ग्रोन्स,
जो उसके खूबसूरत पल थे उसके जो बेटी का बेटा था निखिल के साथ, उन पलों की याद उसके दर्द की कराहटों को चुप कर देती है, खामोश कर देती हैं। ही सेट देयर, वह वहाँ पर बैठ गया। गेटिंग बैक हिज ब्रेथ, अपनी सांसों को लेते हुए, सांसों को जोड़ते हुए या सांस खींचते हुए। एंड थिंकिंग ऑफ निखिल, और निखिल के बारे में सोचते हुए। व्हेन वुड ही सी निखिल अगेन, अब उसके मन में सवाल आता है कि वह दोबारा कब अपने जीवन में निखिल को देख पाएगा। व्हेन वुड ही सी निखिल अगेन, कि वह दोबारा निखिल को कब देख पाएगा। वट वुड ही नॉट गिव टू हैव दैट चाइल्ड होल्ड हिज थंब अगेन एंड गो फॉर ए वॉक विद हिम, कि वह अपनी इस खुशी के लिए, कि अपने उस बच्चे के साथ कुछ पल बिताने के लिए, कि दोबारा वह बच्चा उसका अंगूठा पकड़े, वह बच्चे के साथ दोबारा वॉक पर जाए, तो इन पलों की खुशी के लिए क्या कुछ देने को वह तैयार नहीं था। यानी कि इन खुशी के पलों के लिए मिस्टर बसु अपनी हर कीमत अदा करने के लिए तैयार था। वट वुड ही नॉट गिव टू हैव, पास रखने के लिए, दैट चाइल्ड होल्ड हिज थंब, के दोबारा वह बच्चा उसका अंगूठा पकड़े, एंड गो फॉर ए वॉक विद हिम, और वह उसके साथ दोबारा वॉक पर जाए। इस काम के लिए वह अपनी हर प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार था, यानी कि हर कीमत अदा करने के लिए तैयार था। पंक्चुअली एट 8 o'clock, जैसा कि समय निर्धारित किया गया था, ठीक उसी समय, नियमित समय पर, पंक्चुअली नियमित समय पर, एट 8 o'clock, रात्रि के 8 बजे। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज स्विच्ड ऑफ, जो बिजली थी उसको स्विच ऑफ कर दिया गया। इमीडिएटली सकिंग अप दरियागंज इनटू ए बॉक्स ऑफ शैडोज, जैसे ही लाइट चली जाती है तो दरियागंज जैसे कि एक अंधेरे के डिब्बे में पैक हो गया हो, ऐसा हाल हो जाता है। इमीडिएटली सकिंग अप दरियागंज इनटू ए बॉक्स ऑफ शैडो, परछाई की या फिर अंधेरे के बॉक्स में जैसे कि दरियागंज को समेट लिया गया हो। सो दैट, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, सो दैट द डिस्टेंट ग्लो ऑफ कनॉट प्लेस, ताकि कनॉट प्लेस की दूर वाली लाइट, डिस्टेंट ग्लो, डिस्टेंट मतलब दूर, ग्लो मतलब चमक, रोशनी की चमक। सो दैट द डिस्टेंट ग्लो ऑफ कनॉट प्लेस भी एरिया का नाम है दिल्ली में, कश्मीरी गेट से थोड़ा सा दूर होगा ये, तो कनॉट प्लेस की जो दूर की रोशनी है उसकी चमक, स्टिल लिट अप वॉज एम्फसाइज्ड, ताकि दरियागंज तो अंधेरे में डूब गया, अब कनॉट प्लेस जो कि दूर है उसकी रोशनी अभी भी जग रही थी, वो थोड़ी सी ज़्यादा और ज़्यादा चमकने लगी, यानी कि उसकी दूसरी तरफ अंधेरा हो गया तो रोशनी की वैल्यू बढ़ गई। एम्फसाइज होता है वैसे तो जोर देना, यहाँ पर और ज़ोर से चमकना। लिट अप वॉज एम्फसाइज्ड, उसकी रोशनी और ज़्यादा तेज हो जाती है। द हराइजन वॉज इल्यूमिनेटेड, जो एक्सतीज था वह चमकदार था। एज बाई ए फायर, जैसे कि आग का रंग होता है लाल। रोस्टेड रेड, जैसे कि भुनी हुई कोई चीज़ लाल होती है, जैसे कि लोहे को गर्म कर दिया जाए वह लाल रंग अचीव कर लेता है, तो ठीक इस तरह का ही हराइजन नज़र आ रहा था। द ट्रैफिक मेड लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ लाइट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स बिलो देम। दी ट्रैफिक मेड लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ लाइट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स बिलो देम, वो छत पर थे, उनके मकान के नज़दीक जो गली थी उस गली में से यातायात के साधन आ जा रहे थे, उनकी जो लाइट की रोशनी थी वो लंबी लंबी लाइन सी बना रहे थे। लाइन के जैसे कि आप कह सकते हो जैसे बाइक की लाइट है उसकी एक धारी सी बनेगी, वो चारों तरफ प्रकाश कम फैलता है बल्कि सीधी डायरेक्शन में ज़्यादा दूर तक जाता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं, जो पट्टी सी बनेगी लाइट को, इसको बोलते हैं स्ट्राइप्स ऑफ लाइट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स बिलो देम। उनके मकान के नीचे जो गली थी, मकान के पास जो गली थी, वहाँ पर यातायात के साधन जो आ रहे थे वो किरणों की एक पट्टी सी बना रहे थे, रोशनी की किरणों की एक पट्टी सी बना रहे थे। लेइंग बैक, पीठ के बल लेटे हुए, बसु सो द डोम ऑफ द स्काई, बसु आसमान के गुंबद को देखता है, यानी कि जो आसमान उसकी आंखों के सामने होता है उसे वह दिखाई देता है, तो उसके ऊपर उसका फोकस है। एज एब्सोल्युटली इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है जिसके अंदर से कोई चीज़ गुजारी न जाए सके, समझ गए आप। तो जैसे कि उसमें हवा का बहुत ज़्यादा प्रभाव, उसमें धूल कण ज़्यादा हैं, वातावरण दूषित है वहाँ पर, तो इसलिए उसे लगता है इम्पेनिट्रेबल है, जैसे कि इसमें से उसकी नज़र भी नहीं जा रही पूरे आसमान तक, यानी कि इम्पेनिट्रेबल है, उसमें से अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकती, इतना दूषित वातावरण है। लेइंग बैक बसु सो द डोम ऑफ द स्काई एज एब्सोल्युटली इम्पेनिट्रेबल,
आसमान के गुंबद को देख रहा था और ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे यह इम्पेनिट्रेबल हो, यह अपारदर्शी हो, यह सॉलिड चीज़ बन गई हो, ये खाली नहीं है, इसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा। श्राउडेड होता है जैसे कपड़े से हम किसी चीज़ को कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से ढक देना, चारों तरफ से घेर लेना। श्राउडेड विद समर डस्ट, जैसे कि वातावरण में चारों तरफ गर्मी की ऋतु की धूल भरी पड़ी है। एंड इट सीम्ड टू हिम, और उसको ऐसा प्रतीत होता है, उसे ऐसा महसूस होता है, टू इट सीम्ड टू हिम, उसे ऐसा महसूस हुआ, एज जैसे कि एयरलेस एज द रूम बिलो, इतना हवा रहित ये आसमान उसे लगा, ये खाली जो वातावरण था बाहर का खुला वातावरण, ये इतना हवा रहित लगा जितना कि हवा रहित उसे नीचे का कमरा लग रहा था, यानी कि अंदर कमरे में और बाहर उसे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अंदर भी उसे हवा की कमी महसूस हो रही थी, तो बाहर भी जैसे कि दूषित वातावरण में उसे लगा कि ये भी यहाँ पर घुटन होती है, ये भी हवा रहित है। एज एयरलेस एज द रूम बिलो, जैसे कि नीचे का कमरा था, ऐसा ही उसे वहाँ पर फील होता है। निखिल निखिल ही वेप्ट, रोते हुए वह उस लड़के को याद करता है और उसका नाम पुकारता है, निखिल निखिल। एज दो, मानो तो जैसे कि उसकी कल्पनाओं में, द चाइल्ड माइट हैव हेल्प्ड, जैसे कि वह बच्चा उसकी कोई इस पल में हेल्प कर पाता। नॉर कुड ही फाइंड एनी ईज एनी कम्फर्ट ऑन दैट अनएकस्टम्ड स्टिंग बेड, और उसे अनएकस्टम्ड का मतलब होता है जिसका आदि न हो, कोई किसी चीज़ का आदि न हो। जैसे कि ये तख्त पर सोया करता था, तो अब उसे चारपाई पर, जो कि बाणों से भरी गई हो, अब उस पर लेटा दिया गया है। तख्त बिल्कुल फ्लैट होता है फ्लोर की तरह, लेकिन चारपाई बीच में से झुकी हुई होता है, यानी कि उसमें शरीर में बैंड आएगा जब हम उस पर लेट जाते हैं तो, यानी कि वो इसका आदि नहीं था। यानी कि जो चीज़ उसके लिए प्रोवाइड करवाई गई है, ये स्ट्रिंग बेड, रस्सियों से बुना हुआ या भरा हुआ जो बेड था, इसके ऊपर लेटने का, सोने का वह आदि नहीं था। तो आदि न होने की वजह से उसको कोई आराम नहीं मिला, कोई उसे रिलीफ महसूस नहीं होता। नॉर कुड ही फाइंड एनी ईज, उसे कोई आराम नहीं मिला। एनी कंफर्ट, कोई रिलीफ उसे महसूस नहीं होता। ऑन दैट अनएकस्टम्ड स्ट्रिंग बेड, रस्सियों से बुने हुए बिस्तर के ऊपर उसे कोई राहत महसूस नहीं होती। द वुडन पैलेट इन देयर रूम वॉज ऑफ कोर्स टू हैवी टू कैरी अप इवन फॉर बुलू, वो तख्त पर सोने का आदि था, लकड़ी के वुडन जो फ्लैट था, बेड था उसका, फ्लैट बेड, उस पर सोने का आदि था, लेकिन वो उसे लेकर क्यों नहीं आए ऊपर, क्योंकि उसमें वज़न ज़्यादा था। हालांकि जो बुल्लू है वो शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, बट उसके लिए भी वो बहुत भारी था, इसलिए वो ऊपर लेकर नहीं आ सके। दी वुडन पैलेट, जो लकड़ी का बिस्तर था उसका, इन देयर रूम, बसों के कमरे में, वो जो ऑफ कोर्स टू हैवी, वह वास्तव में बहुत भारी था, इतना भारी टू कैरी अप के उसे ऊपर लेकर नहीं आ सकते थे। इवन फॉर बुल्लू, वह तो बुल्लू के लिए भी भारी था। ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की, दैट हिज हैवी बॉडी सैंक इनटू इट एज इनटू ए हैमक। हैमक होता है, जैसे कि आपने किसी मूवी के सीन में देखा होगा, हैमक रस्सियों से एक मैट सी बुन ली जाती है और एक सिरा उसका एक पेड़ से बांध दिया जाए, दूसरा सिरा उस मैट का दूसरे पेड़ से बांध दिया जाए। जैसे कि झूला होता है ना, बिल्कुल झूला बन जाता है, जो बहुत गहरा होता है। अपनी जो जैसे कि चारपाई होती है, ये कम गहरी होती है, बैठने के बाद ये थोड़ी सी लचक जाती है नीचे, लेकिन वो हैमक होता है वो बिल्कुल गोल सा हो जाता है। नेट पर आप हैमक लिखकर इसकी इमेज देख लेना, आपके माइंड में इसकी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसने शिकायत की कि मैं चारपाई में ऐसे फंस गया हूँ जैसे कि मेरा भारी शरीर हैमक में या उस झूले में फंस गया हो। दैट दिस स्टिंग्स कट इनटू हिम, और इस बिस्तर की, जो चारपाई यूज़ की गई, उस बिस्तर की वो रस्सियाँ उसे चुभ रही हैं, उसको काट रही हैं। That he could not turn on that wobbling net in which he was caught like some dying fish, gasping for air. He could not turn on, वह करवट भी नहीं ले पा रहा, on that wobbling net, wobbling का नेट का मतलब है वो चारपाई जिसमें वो लेटा हुआ है, वो हिल डुल रही है। जैसे आपने ना अपने हरियाणा में जो छोटे बच्चे होते हैं 4-5 महीने के या 6 महीने के या 1 साल तक, जब इनकी मम्मी कोई काम करती है ना, घरेलू कार्य करती है, तो एक दुपट्टा लेकर चारपाई की जो एक दुपट्टा लेकर चारपाई के साथ उसे बांधकर एक झूला सा बना देती है। उसको हम हरियाणवी में वर्ड यूज़ करते हैं जोड़ी। बिल्कुल वो हिलती डुलती है ऐसे, वो हैमक का ही रोल प्ले करती है, ठीक है। और अब इसकी शिकायत मिस्टर बसु की यही है कि मिस्टर बसु
ये कहना चाहता है कि जो ये चारपाई जिस पर मैं लेटाया गया हूँ, ये बिल्कुल अंदर की तरफ मैं इसमें धंस गया हूँ और ये हिल डुल रही हैं और इसकी रस्सियाँ मुझे चुभ रही हैं, काट रही हैं। दैट ही कुड नॉट टर्न ऑन दैट वोबलिंग नेट। वोबलिंग नेट इसी को बोला है जो वो शेप बन गई है झोली की तरह या झूले की तरह। तो इस वोबलिंग नेट में वह करवट नहीं ले पा रहा। इन विच ही वॉज कोट लाइक, जिसमें वह फंस गया है, वह पकड़ा गया है, जकड़ा गया है। कैसे? लाइक सम डाइंग फिश, जैसे कि कोई मछली जाल में फंस जाती है, मरती हुई मछली फंस जाती है जाल में। गैस्पिंग फॉर एयर, और वह सांस लेने के लिए कोशिश कर रहा है, मुंह खोलकर बार बार हवा लेने की कोशिश कर रहा है, हाँफ रहा है। इट वॉज नो कूलर, इट वॉज नो कूलर देन इट हैड बीन इंडोर्स, कि अंदर की बजाय यहाँ भी कुछ ज़्यादा ठंड नहीं है। जितनी अंदर गर्मी थी बाहर भी उतनी ही गर्मी है। इट वॉज नो कूलर देन इट हैड बीन इंडोर, जितनी गर्मी अंदर थी उससे यहाँ पर ज़्यादा कुछ ठंड नहीं है। ही कंप्लेंट, ऐसी उसने शिकायत की। देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट ब्रीज, यहाँ जरा सी भी हवा नहीं चल रही है। एंड द डस्ट वॉज स्टाइफलिंग, और जो धूल है, धूल के कारण उसका दम घुटा जा रहा है। इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। एक लास्ट की वीडियो बनेगी इस स्टोरी की, उसके बाद ये स्टोरी समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक आप ज़रूर एक बार चेक कर लें। थैंक यू एवरीवन।